गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, जो हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने क्या पढ़ा था आपका, हमने यूनिट स्टार्ट किया था सेकंड, जो था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, जो यूनिट सेकंड है आपका वो क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यही है यूनिट। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था भाई, आपको अच्छे से माइंड में होना चाहिए। जब आपका एक क्लास कंप्लीट हो चुका है तो आपको ये चीज़ अगर मैं पूछूं कि हमने क्या पढ़ा है तो आपके माइंड में वो चीज़ें रिपीट हो जानी चाहिए, क्योंकि रिवीजन नेसेसरी है, आपको कल भी कहा था। ठीक है, अब देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में मैंने आपको इनका सबसे पहले डेफिनेशन दिया था कि होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक दो प्रकार के कंपाउंड होते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें क्या हो, जिनमें सिर्फ होमोसाइक्लिक यानी साइकिल हो, रिंग हो और उसमें सारे एटम सेम हो, तो वो रिंग कैसी है, वो कंपाउंड कैसा है, होमोसाइक्लिक। ठीक है, फिर ऐसे ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ले लिया। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, वही साइक्लिक वर्ड यहाँ भी आ रहा है, मतलब साइक्लिक तो होगा ही होगा, रिंग तो वहाँ होगी ही। ठीक है, रिंग तो है, रिंग होने के बाद उसमें अगर कोई भी एक हेटेरो एटम है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो वहाँ हेटेरो एटम होना ही चाहिए। अगर ऐसा कहीं है साइक्लिक प्लस एक हेटेरो एटम या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो कहलाएंगे। ये चीज़ हमने कल वाले लेक्चर में देखी थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया था भाई, फिर मैंने आपको थोड़ा एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट बताया था कि अगर कोई कंपाउंड 4n+2 को फॉलो करते हैं, 4n+2 इस रूल को अगर फॉलो करते हैं तो वो कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक। 4n को फॉलो करते हैं तो वो होते हैं एंटी एरोमेटिक। इनके साथ मैंने कुछ और कंडीशंस आपको बताई थी, अगर उनमें से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है और वो सिस्टम 4n या 4n+2 तो है, लेकिन उसमें इनमें से आगे वाली जो कंडीशन उनमें से कोई भी 1, 2, 3 अगर सारी ही कम से कम एक अगर फॉलो नहीं हो रही है ना, तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक। ये सब हमने कल वाले लेक्चर में देखा था। ठीक है, फिर हमने सबसे पहले जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड लिया था वो क्या लिया था भाई, पीरोल। पीरोल होता क्या है, 5 मेंबर रिंग होती है। 5 मेंबर रिंग का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, हेटेरो एटम कौन होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए जब मैंने नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेक किया तो उसके लोन पेयर को मैंने हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया था, क्योंकि वो रेजोनेंस कर रहा है भाई, है ही नहीं तो काउंट क्यों करेंगे। ठीक है, तो वो अभी आया था sp2। तो पीरोल की जब हमने सारी प्रॉपर्टीज चेक की तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो पीरोल होता है वो कैसा होता है भाई, एरोमेटिक होता है। पीरोल ही पढ़ रहे थे हम कल, पीरोल जो होता है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, क्योंकि हक्कल के अकॉर्डिंग ये एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशंस को फॉलो करता है। 4n+2 पाई सिस्टम को भी फॉलो करता है, सारे एटम sp2 भी है, डीलोकलाइजेशन भी है, इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक है। ये तो सब चीज़ें बताई थी कल। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, फिर आगे हमने पीरोल का प्रिपरेशन किया था। प्रिपरेशन में मैंने आपको 4 मेथड बताए थे। ठीक है, 5वां मेथड है आज। 5वां मेथड क्या है, हैंड्स सिंथेसिस। इस सिंथेसिस की हेल्प से हम अब क्या जनरेट करेंगे भाई, हम जनरेट करेंगे पीरोल। ठीक है, तो इसके लिए हम जो सबस्ट्रेट लेते हैं वो क्या होता है, अल्फा क्लोरोकीटोन। हम जो सबस्ट्रेट लेते हैं वो क्या होता है, देखो अल्फा हेलोकीटोन। ये इसका अल्फा कार्बन था, अल्फा पे हेलोजन है तो ये क्या हो गया, अल्फा हेलो
कीटोन। अब हेलोजन Cl है तो आप अल्फा क्लोरो कीटोन भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके साथ मुझे लेना है एसीटो एसिटिक एस्टर, एसीटो एसिटिक एस्टर, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एसिटिक एस्टर क्या होता है, तो उसके पहले सबसे पहले आपको पता चाहिए एसिटिक एसिड क्या होता है भाई, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एस्टर क्या होता है, COOET, ये हो गया एसिटिक एस्टर। मैंने बोला है एसीटो एसिटिक एस्टर, यानी इसके एक H की जगह एसीटो ग्रुप जोड़ना है, ये ग्रुप होता है एसीटो। तो ये कंपाउंड क्या है भाई, एसीटो एसिटिक एस्टर, एसीटो एसिटिक एस्टर, ये चीज़ है, ठीक है। मुझे इन दोनों की रिएक्शन करवानी है, फिर जो कंपाउंड बनेगा उसका मुझे हाइड्रोलाइसिस करना है और उसको फिर हीट करना है। मतलब इससे जो भी कंपाउंड आएगा A, मुझे उसका जल अपघटन करना है और फिर मुझे उसको हीट करना है, तो मुझे कंपाउंड B यानी कि पिरोल मिल जाता है, ठीक है। अब देखो इसका मैकेनिज्म कि कैसे आपको पिरोल मिलेगा कैसे मिलेगा देखेंगे। सबसे पहले इसकी इनोल फॉर्म बनाओ। जब इसकी इनोल फॉर्म बनाओगे तो इनोल के लिए कंडीशन क्या होती है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, लेकिन ये इनोल बनाएगा क्यों, क्योंकि ये इसके पास Cl है जो कि इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये वाला हाइड्रोजन आसानी से भागेगा यहाँ से, ठीक है। तो देखो क्या स्पीशीज़ आ जाएगी, CH डबल बॉन्ड Cl COH CH3, ये बनेगा, ये बनेगा भाई। ऐसे आप इसका इनोल बनाओ। इसका इनोल कैसे बनाएंगे, ये वाला H भागेगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या बन गया देखो, हमारे पास आ गया है CH COOET डबल बॉन्ड COH और ये है क्या CH3, ये बनेगा क्या भाई, बिल्कुल आपको यही चीज़ यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। अब इनकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करवाते हैं भाई। अब अमोनिया से रिएक्शन करवानी है, ये लो अमोनिया भी ले आओ, NH3, ये होता है अमोनिया। देखो क्या होता है, यहाँ से ये H2 निकलता है, यहाँ से ये H2 निकलता है और यहाँ से ये HCl निकलता है। देखो क्या हो रहा है भाई, तीन चीज़ें निकल रही है, 2 H2O और एक HCl यहाँ से बाहर होगा। क्या बन जाएगा, देखो लोन पेयर यहाँ अटैक करके इस OH को भगाएगा तो OH और H, फिर लोन पेयर इधर अटैक करके इस OH को भगाएगा तो ये OH और H। समझ रहे हो ना कैसे भागेंगे यहाँ से H2O। क्या बन गया देखेंगे, CH, ये जुड़ गया इस C से, डबल बॉन्ड, यहाँ है कार्बन, ये कार्बन जुड़ा है नाइट्रोजन से, ये कार्बन भी जुड़ा है नाइट्रोजन से, ये चीज़ तो हुई है। और यहाँ पर दो क्या है भाई, मैथिल, ये चीज़ है ना। देखो कुछ अलग तो नहीं कर रही ना मैं, जो नहीं होना चाहिए, सब कुछ सही है, ठीक है। अब क्या करना है जी, अब क्या होगा कि अब हमें हाइड्रोलाइसिस करना है, जल अपघटन हमें करना है। तो जब आप इसका जल अपघटन करोगे तो एस्टर क्या बनाते हैं, जल अपघटन के बाद एसिड बनाते हैं, ठीक है, बना दो एसिड। देखो ये होता है एस्टर। जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो यहाँ से अल्कोहल बाहर निकलता है और एसिड बनता है। अल्कोहल और एसिड मिलके एस्टर बनाते हैं, तो जब जल अपघटन होगा तो दोनों अलग हो जाएंगे भाई। देखो क्या बन गया है, CH डबल बॉन्ड C, इधर CH3NH, C डबल बॉन्ड C, ये CH3 और यहाँ क्या बन गया है भाई, COOH, ये बनेगा ना। अब क्या, अब तो कुछ है ही नहीं भाई, अब तो हीट करना है। हीट करना तो हमें बहुत ही अच्छे से आता है, गर्म करना तो आता ही है।
क्या होगा, CO2 यहाँ से भागेगा, जैसे ये इधर आएंगे क्या होगा, ये यहाँ से इधर शिफ्ट होगा और ये H+ इस कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा। CO2 गैस यहाँ से बाहर हो जाएगी और आपको कंपाउंड मिल जाएगा ये। पिरोल का आपको डेरिवेटिव मिलेगा जिसके 2 और 5th पोजीशन पर, ठीक है ना, 2nd और 5th पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल जुड़ा हुआ है। ये कंपाउंड मिलेगा भाई, ठीक है। कुछ नहीं किया है, हैंड सिंथेसिस इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है शॉर्ट नोट में, हैंड सिंथेसिस, ठीक है ना, फॉर सिंथेसिस ऑफ पिरोल फ्यूरेन। जनरली मोस्ट ऑफ हेटेरोसाइक्लिक के लिए यहाँ पे मेथड यूज़ करेंगे हम, ठीक है ना। तो अगर पिरोल के लिए आता है तो अमोनिया से रिएक्शन करवानी होती है इन दोनों की, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इनकी इनोल फॉर्म बनानी है। इनोल फॉर्म बनाने के बाद अमोनिया से रिएक्शन करवा दो। रिएक्शन करवाते ही यहाँ से 2 H2 निकलते हैं और 1 HCl निकलता है और आपको ये कंपाउंड देखने को मिलता है। इस कंपाउंड का जैसे ही जल अपघटन करते हो तो एसिड बनता है, एसिड को जैसे ही हीट करते हो तो क्या बनता है भाई, CO2 बाहर हो जाती है और हमें क्या मिल जाता है, पिरोल का डेरिवेटिव हमें मिल जाता है। समझ रहे हो ना, बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है। इसी के साथ अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पिरोल कंप्लीट। 5 मेथड पढ़ लिए है ना, तो 5 ही इम्पोर्टेंट है भाई एग्ज़ाम में। हैंड सिंथेसिस डायरेक्ट आता है, पोल नोट भी आ जाता है कभी कभी, या फिर आपको सीधा यही लिखा हुआ मिल जाएगा कि बनाने की विधियाँ लिखनी है पिरोल के लिए। तो पिरोल के लिए बनाने की विधियाँ 5 है, तो 5 में से मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो प्रिपरेशन कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले मैं बात करूंगी बेसिसिटी, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर ऑफ पिरोल। अब आप लोग सामने हो नहीं, वरना मैं पूछती कि बेसिक नेचर अगर पिरोल की आपसे पूछी जाती तो आप क्या क्या बोलते भाई, पिरोल एक अच्छा बेस है या नहीं है। यही होता है पिरोल, क्या पिरोल एक अच्छा बेस है। तो देखो बेस का नाम लेते ही दिमाग में क्या आता है कि बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, जिनके पास डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन हो, वही होते हैं बेस, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ तो नाइट्रोजन ही है जिसके पास लोन पेयर है, उसका लोन पेयर भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो तो रेजोनेंस करता है ना, वो तो रेजोनेंस करता है, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि पिरोल का जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर उसके पास नहीं है क्योंकि वो अनुनाद कर रहा है, वो रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए इसका नाइट्रोजन बेसिक व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर पाता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर ही नहीं है, तो देगा कहाँ से, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे कि जो पिरोल है उसकी बेसिक नेचर अच्छी नहीं होती है, बेसिसिटी अच्छी नहीं होती है क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। समझ रहे हो। अब देखो कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है वो हम अनुनादित संरचनाओं से प्रदर्शित कर देंगे। एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा आप थ्योरी के अलावा आप रिएक्शन पार्ट यूज़ करते हो ना, उतना ही इफ़ेक्टिव स्कोरिंग आपको, मार्किंग आपको मिलता है, ठीक है ना। तो कोशिश यही करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिएक्शंस यूज करो एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो देखो हम इसकी बेसिसिटी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना कि कैसे रेजोनेंस होता है, तो वो अवेलेबल नहीं होता, तो कर दो, रेजोनेंस करवाओ। क्या बनेगा, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में दे दिए तो इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर क्या होगा, फिर ये चीज़ आएगी, रेजोनेंस करवाना है भाई, आती है ये सब चीज़ें तो हमें, बस मैं अपना देख रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ कि आपको तो आता है। ये यहाँ आ गया नेगेटिव, अन्नादि तो करवाना है, करवा सकते हो आप भी, ठीक है। अब क्या होगा, ये जैसे यहाँ आएंगे पाई बॉन्ड को इधर जाना पड़ेगा,
क्या बन जाएगा, देखो हमारे पास ये स्पीशीज़ आ गई है क्या, या तो फिर से 4 बॉन्ड हो गई तो नाइट्रोजन पे तो इसका पॉजिटिव मेंटेन है, लेकिन नेगेटिव अब किधर आ गया है, इधर, ये चीज़ होगी। अब ये वापस से रेजोनेंस करेगा भाई, देखो क्या बनेगा, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, और ये आपका डबल बॉन्ड। देखो भाई कुछ गलत है क्या यहाँ, यही सब चीज़ें हमारे सामने आएगी, समझ रहे हो, यही सब हमारे पास आएगा क्या, बिल्कुल यही सब आएगा जी, ठीक है। अब इस रेजोनेंस से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अनुनादी संरचनाएं हैं वो ये एक्सप्लेन कर रही है कि इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में भाग ले रहा है, तो जब लोन पेयर ही अवेलेबल नहीं है तो वो बेसिसिटी कहाँ से शो करेगा भाई, नहीं करेगा ना, क्योंकि बेसिसिटी तो वो होती है जिसमें बेस अपना लोन पेयर एसिड को दे, तभी तो H+ यहाँ के जुड़ता है ना। तो इसका जो लोन पेयर है वो अवेलेबल ही नहीं है, देखो रेजोनेंस कर रहा है, तो जब वो अवेलेबल ही नहीं है तो वो प्रोटॉन को कहाँ से इलेक्ट्रॉन देके एक्सेप्ट करेगा, नहीं कर पाएगा ना। इसलिए हम कहते हैं कि जो पिरोल होते हैं वो वीक बेस की तरह व्यवहार करते हैं, समझ रहे हो ना, पिरोल वीक बेस की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। अब अगर हमें इसके एसिडिक नेचर की बात करनी हो, एसिडिक नेचर की अगर हमें बात करनी हो पिरोल की, फर्स्ट हो गया बेसिक नेचर, सेकंड है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर क्या होती है, डोनेटिंग पावर ऑफ H+, जो H+ आसानी से दे देगा वो अच्छा एसिड है, ये तो बोलते हो। तो H+ आसानी से कौन देता है, तो H+ आसानी से वो देता है जब हाइड्रोजन किसी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो तो वो एसिडिक होता है, ये तो कहते हैं भाई। तो देखो यहाँ जो हाइड्रोजन है, पिरोल का जो हाइड्रोजन है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो अनुनादित संरचनाओं के दौरान हम क्या देखते हैं कि अनुनादित संरचनाओं के दौरान इस नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। तो पहली चीज़ तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच सकता है हाइड्रोजन के। सेकेंड चीज़, इस पर पॉजिटिव भी आता है अनुनादित संरचनाओं के दौरान, तो और ज़्यादा पावर से खींचेगा। तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि जो पिरोल है उनकी एसिडिक नेचर अच्छी होती है, क्योंकि उनमें जो हाइड्रोजन है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है, समझ रहे हो क्या। तो अगर मैंने कोई बेस ले लिया, जैसे मैंने ले लिया NaNH2, NaNH2 को हम क्या कहते हैं भाई, सोडामाइड, सोडामाइड कहा जाता है इसको, ठीक है ना। NH2 एक बेस होता है, क्या करेगा, जहाँ इसको एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगी उसको ले लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन इसको यहाँ दिख रही है तो ले लेगा, इसको क्या बना लेगा, अमोनिया। अमोनिया गैस है, निकल गई। अब देखो हमें क्या मिल गया, जब एसिडिक H निकलता है तो H+ की फॉर्म में निकलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाता वो, तो जहाँ से गया है वहाँ चार्ज नेगेटिव आ जाता है, ये चीज़ आएगी भाई। जो सोडियम था वो एक काउंटर आयन की तरह यहाँ प्रेजेंट रहता है। क्या कह सकती हूँ कि जो पिरोल होते हैं उनमें जो हाइड्रोजन है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इनकी अम्लीय प्रवृत्ति अच्छी होती है, ठीक है। तो जब हम किसी बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो वो इस H को लेके और क्या बना लेता है भाई, इस H को लेके वो बना लेता है साल्ट। ये साल्ट ही तो बन गया, सोडियम लवण बन गया ना, समझ रहे हो। एसिड बेस आपस में रिएक्शन करके साल्ट ही तो बनाते हैं, लवण ही तो बनाते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास साल्ट का क्या हो गया है, फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। तो आपको इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ रही होगी ना, बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर। कि बेसिक नेचर तो अच्छी नहीं होती है इनकी, लेकिन एसिडिक नेचर अच्छी होती है, ठीक है। बेसिक नेचर अच्छी क्यों नहीं होती है, क्योंकि लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। और एसिडिक नेचर अच्छी क्यों होती है, क्योंकि हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है,
तो वो आसानी से वहाँ से निकल सकता है। समझ गए होंगे ना? तो इस तरह से आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को शो कर देंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो इनकी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है, वो अब हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, हमें अच्छे से पता है मीनिंग। इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन। किसी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की जगह एक दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही अगर आ जाता है तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं भाई, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यही तो होता है, ठीक है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें पिरोल की रिएक्शन देखनी है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, कि जब उसकी रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवाई जाती है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे देते हैं कि एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है और एक वहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाती हूँ, ठीक है। पिरोल की सबसे पहले अनुनादी संरचनाएं देखो अभी बनाई थी, वापस बना देते हैं। आपको भी इसे बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, तभी अनुनादी संरचनाएं आएंगी। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे, मुझे उम्मीद है, जिनको अभी तक अनुनादी संरचनाएं बनानी नहीं आती होगी, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, ये चीज़ें उतनी ही ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो हम जब अनुनादी संरचना इसकी ड्रॉ करेंगे, तो अभी मैंने की है डिट्टो वैसे ही वापस से करूँगी। देखो क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये लो पॉजिटिव आ गया, यहाँ आ गया नेगेटिव, करवाओ रेजोनेंस। जब रेजोनेंस होगा क्या स्पीशीज़ बनेगी, देखो यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ गया, ये चीज़ बनेगी ना, बिल्कुल यही चीज़ तो बनेगी। अब कुछ नहीं, आगे और रेजोनेंस करवाओ, ये लो, अब क्या बनेगा, ये नाइट्रोजन इस पर पॉजिटिव मेंटेन है और ये नेगेटिव, और ये अनुनादी संरचना एक और बनेगी यहाँ, ये लो। अब अनुनादी संरचना आगे पॉसिबल नहीं है। अब आप बनाओगे तो ये कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा, जो कंपाउंड लिया था वही बन गया ना वापस, ये लो बन गया वापस वही। तो ये इसके अनुनादी संरचनाएं हैं, ये समझ रहे हो ना, ये इसकी क्या है, अनुनादी संरचनाएं हैं। तो देखो अनुनादी संरचनाएं आपने देख ली, ठीक है। अब मुझे क्या करवानी है भाई, अब मुझे करवानी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी मुझे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है। इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तभी तो दूसरा निकलेगा वहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि कौन सी पोजीशन ESR रिएक्शन देती है पिरोल में। पिरोल में कौन कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है, जहाँ जहाँ नेगेटिव आया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास तो पॉजिटिव होता है, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो वो कहाँ जुड़ेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन हो। तो देखो अनुनादी संरचनाओं के दौरान ये इसकी अल्फा पोजीशन होती है और ये इसकी बीटा पोजीशन होती है, ठीक है। तो जब आप देख रहे हो कि अनुनादी संरचनाओं के दौरान ये भी अल्फा ये भी अल्फा, दोनों पे नेगेटिव आ रहा है और बीटा पर भी दोनों पर नेगेटिव आ रहा है, मैं ये कह दूँ ना कि पिरोल की अनुनादी संरचनाओं के दौरान इसकी अल्फा और बीटा दोनों ही पोजीशन पर नेगेटिव आता है, तो ये दोनों ही पोजीशन ESR रिएक्शन दे सकती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पिरोल की अल्फा पोजीशन भी शो करती है और बीटा पोजीशन भी शो करती है, ये कहूँगे ना, क्योंकि दोनों पर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब अल्फा और बीटा दोनों प्रोडक्ट यहाँ हमें मिलते हैं, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट यहाँ मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा वो मुझे पता लगाना है। कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा वो मुझे पता लगाना है, तो लगा लो। सबसे पहले मैंने अल्फा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया, ठीक है।
लेके आओ, पिरोल को लेके आओ, ये लो, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। तो भाई इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, मैंने अल्फ़ा पर जोड़ना है, ये लो जोड़ दो अल्फ़ा पर। जब मैंने अल्फ़ा पर जोड़ा, ये है अल्फ़ा, जब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आया तो यहाँ पॉजिटिव आएगा क्या? जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, जब यहाँ नेगेटिव आएगा तभी तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से बॉन्ड बनाएगा। तो जब यहाँ नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं हो जाएगी क्या? हो जाएगी ना। तो यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा भाई? पॉजिटिव। समझ रहे हो ना? पॉजिटिव यहाँ क्यों आ रहा है? आ गया पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आने के बाद अनुनादी संरचना ये देखो बन रही है भाई, आगे बना दो अनुनादी संरचना। लो, फर्स्ट अनुनादी संरचना आप कुछ ऐसे बनाएंगे। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो यहाँ चार्ज क्या आ जाता है भाई? पॉजिटिव। यही होगा ना। अब इस पॉजिटिव को ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे के क्या बना सकता है? देखो, ये बना सकता है इस तरह से, ये वाली स्ट्रक्चर यही बनेगा, यही बनेगा। ठीक है। ऐसे ही मैं बीटा पे करवा देती हूँ, ऐसे ही मैं बीटा पर भी करवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेजर प्रोडक्ट पता करना है। ठीक है, करवाओ, बीटा पोजीशन पे भी करवाओ। क्या होगा? अब ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएंगे तभी तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना। तो इस अल्फा पोजीशन पर चार्ज क्या आ जाना चाहिए भाई? पॉजिटिव। देखो, जब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तभी तो ऊपर वाले कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा। जब ऊपर वाला कार्बन पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो वहाँ इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा। ठीक है, आ गया इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल आने के बाद अनुनादी संरचना ये देखो जी कितनी बनती है। ये लोन पेयर जाएगा यहाँ, भेज दो, ये लो। अब इसके आगे कोई अनुनादी संरचना यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ आगे कोई अनुनादी संरचना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। जब पॉजिटिव आयन के पास कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना, ये यहाँ सिंगल और यहाँ डबल, ये चीज़ है ना। अब यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन या कोई रेजोनेंस यहाँ पर नहीं है। तो मैं क्या कहूँगी, देखो कि जब मैंने अल्फ़ा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया, जब मैंने अल्फ़ा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया तो मेरे पास अनुनादी संरचनाएं कितनी बनती है भाई? अनुनादी संरचनाएं बनती है तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर मिलती है जब आप अल्फ़ा पर अटैक करवाते हो। जब आप बीटा पर करवाते हो तो अनुनादी संरचनाएं कितनी मिलती है भाई? 2। तो ये मिलती है ना। तो आपने चीज़ पढ़ी होगी कि जैसे रेजोनेंस बढ़ता है किसी भी कंपाउंड में, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होता है वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। पढ़ा होगा ना रेजोनेंस में कि किसी भी कंपाउंड में रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है। रेजोनेंस से स्टेबिलिटी क्यों मिलती है? क्योंकि जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस एनर्जी वहाँ पर रिलीज होती है जो उस मॉलिक्यूल को स्टेबल करती है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ अनुनादी संरचनाएं बना ली। इनसे ये कंफर्म हो गया कि अल्फ़ा और बीटा दोनों ही पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ सकता है। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक बार मैंने अल्फ़ा पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया, एक बार बीटा पर करवाया। तो जब अल्फ़ा पर करवाया तो उसमें बनने वाली अनुनादी संरचनाओं की संख्या 3 है और बीटा वाले में 2 है। तो अल्फ़ा पर हमें ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं मिलने की वजह से वहाँ जो अनुनाद ऊर्जा निकलती है वो भी ज़्यादा होती है और वो बनने वाले कंपाउंड को ज़्यादा स्टेबल करती है। समझ रहे हो ना। तो यहाँ अगर मैं प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट की अगर बात करूँगी तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फ़ा वाला होगा। जब मैं ESR रिएक्शन करवाऊँगी पिरोल की, जब इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पिरोल की करवाऊँगी तो उस कंडीशन में मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा अल्फ़ा और बीटा, उन दोनों में से मेजर कौन सा होगा? हमेशा मेजर होगा अल्फ़ा, क्योंकि वहाँ अनुनादी संरचनाओं की संख्या हमें
ज़्यादा मिलती है। समझ रहे हो ये चीज़? ठीक है, ठीक है। अब देखो अर्नाडी संरचनाएं ज़्यादा है तो अल्फा प्रोडक्ट मेजर, और यहाँ कम है इसलिए बीटा प्रोडक्ट माइनर। अब देखो मुझे रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है कि जो पिरोल है उसकी रिएक्टिविटी ESR के प्रति और बेंजीन की रिएक्टिविटी मुझे चेक करनी है कि अगर एक तो ऐसा कंपाउंड है जो कि 5 मेंबर्ड है और एक ऐसा है जो कि 6 मेंबर्ड है, जैसे बेंजीन। एक तो बेंजीन है और एक पिरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, सारे 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। पिरोल में 5 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन होता है, फ्यूरेन में ऑक्सीजन होता है, थायोफीन में सल्फर होता है। ये होता है ना, तीनों ही हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिनकी रिंग जो है वो 5 मेंबर्ड होती है। ठीक है ना? तो देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो चीज़ सुनो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ESR रिएक्शन के प्रति अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँगी तो मैं ये कहूँगी कि जो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड से ज़्यादा होती है ESR के प्रति। जब इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाई जाती है तो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी बेंजीन से ज़्यादा होती है। समझ रहे हो ना? बेंजीन से ज़्यादा होती है। अगर मैं पिरोल की रिएक्टिविटी कंपेयर करूं, किससे कंपेयर करूं? अगर मैं पिरोल की रिएक्टिविटी कंपेयर करूं सल्फ़र से, ऑक्सीजन से, ठीक है, मतलब थायोफीन से, फ्यूरेन से, पिरिडीन से और बेंजीन से, तो मैं क्या कहूँगी कि जो पिरोल है वो ESR रिएक्शन आसानी से देता है। ठीक है ना? उसकी ESR के प्रति जो क्रियाशीलता है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, क्यों होती है? सबसे पहले तो 5 मेंबर्ड की 6 मेंबर्ड से ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल की अनादि संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि उनमें जो नेगेटिव चार्ज है वो किसी एक या दो पोजीशन पे नहीं, वो पूरे पांचों का जो 4 कार्बन है और एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर भी तो लोन पेयर है भाई, लास्ट में उसी नाइट्रोजन पे आ रहा है। ठीक है, तो हम ये कह देना कि 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल्स की जब ESR रिएक्शन देखी गई, अनादि संरचनाएं जब उनकी देखी गई तो उनमें जो नेगेटिव चार्ज है वो 5 एटम पर डीलोकेलाइज होता है। 5 एटम पर हो रहा है ना, नाइट्रोजन पर भी तो हो रहा है भाई, लास्ट में नेगेटिव आ रहा है उस पर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 5 मेंबर हेटेरोसाइकिल में जो नेगेटिव चार्ज है वो 5 एटम पर डीलोकेलाइज होता है और 6 मेंबर में सिर्फ 3 एटम पर डीलोकेलाइज होता है। जब हम पढ़ेंगे ना 6 मेंबर, जैसे बेंजीन की मैं रिएक्शन करवाऊंगी, जैसे आप पढ़ते हो यार, आपने पढ़ा हुआ है 12th में, जैसे बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, मुझे इसका नाइट्रेशन करना है HNO3 और H2SO4, मुझे इसका नाइट्रेशन करना है। तो आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है 12th में, मैं वापस से रिपीट करूँगी, सारी चीज़ें आएंगी आगे। अभी जो बता रही हूँ कि 5 मेंबर्ड वाले ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, तो वो मैं बताना चाह रही हूँ कि जो Cl होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं। तो जब रेजोनेंस करवाया जाता है तो नेगेटिव एक तो ऑर्थो पे आता है और एक पेरा पे आता है, ये होता है ना। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो 6 मेंबर्ड कंपाउंड होते हैं उनमें जो नेगेटिव चार्ज होता है वो सिर्फ 3 पोजीशन पर डीलोकेलाइज होता है, और जो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल्स होते हैं उनमें जो नेगेटिव चार्ज होता है वो 5 एटम पर डीलोकेलाइज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 5 मेंबर्ड वाले में ज़्यादा दिख रही है क्या? 5 मेंबर्ड वाले में ज़्यादा है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 5 एटम पर है, उसमें 3 पर ही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ इलेक्ट्रोफाइल आसानी से जाएगा ना भाई, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, जो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, वहाँ इलेक्ट्रोफाइल पहले जाएगा ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल या 6 मेंबर्ड कंपाउंड से क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है ना, क्योंकि उनमें जो नेगेटिव चार्ज होता है वो 5 एटम पर डीलोकेलाइज होता है। समझ गए ना ये चीज़? ठीक है, तो आप इस तरह से
5 मेंबर और 6 मेंबर का कंसेप्ट भी बता देंगे। समझ रहे हो ना। आगे अगर आपको बीच में नोट्स में एक लाइन देखने को मिल जाए ना कि जो पिरोल होता है वो थायोफिन और फ्यूरेन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो चीज़ गलत नहीं है। वो हम जब फ्यूरेन और थायोफिन पढ़ लेंगे ना तब आपको अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है ना। तो अभी के लिए जो लाइन मैंने अभी बोली है कि 5 मेंबर हेटेरोसाइकिल 6 मेंबर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। क्यों होते हैं? क्योंकि 5 मेंबर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 5 एटम पर डीलोकलाइज होती है और 6 मेंबर में सिर्फ 3 ही एटम पर डीलोकलाइज होती है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने इन अनादि संरचनाओं से एक चीज़ तो कंफर्म ये कर दी है कि जब मुझे ESR रिएक्शन करवानी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब मैं करवाऊंगी तो वो कहाँ होनी चाहिए? वो होनी चाहिए अल्फा पर, क्योंकि अल्फा पर अनादि संरचनाएं ज़्यादा बनती है। कंफर्म है। लेकिन कभी कभी अल्फा पर नहीं होती रिएक्शन, तो कब नहीं होती वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखो, जैसे ये मैंने कोई कंपाउंड लिया है, यहाँ H होता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ अल्फा मेजर है। लेकिन मान लो यहाँ H है ही नहीं, यहाँ H है ही नहीं, H की जगह कोई बड़ा सा ग्रुप आके जुड़ गया इस नाइट्रोजन से, ठीक है। H की जगह कोई बड़ा सा ग्रुप यहाँ आ गया, तो अब जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो यहाँ जब वो आता है तो इसकी वजह से उसको क्या फील होता है भाई? स्टेरिक रिपल्शन, त्रिविम बाधा आएगी ना, स्टेरिक रिपल्शन होगा, त्रिविम बाधा उसको यहाँ पर महसूस होगी। तो वो अल्फा पर नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा भाई? वो आएगा बीटा पर। समझ रहे हो ना। जब नाइट्रोजन पर कोई बड़ा समूह जुड़ा हुआ हो, कोई बल्कि समूह जुड़ा हुआ हो, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अल्फा पर नहीं आता, वो आता है बीटा पर। क्योंकि अल्फा पर उसको क्या फील होता है? स्टेरिक रिपल्शन। तो उस स्टेरिक रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो अल्फा पर ना आके कहाँ आता है? बीटा पर आता है। तो अब अगर मैं प्रोडक्ट यहाँ ड्रॉ करूँगी तो इसका प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा भाई? वो आएगा बीटा पर। क्यों आएगा वो आपको मैंने बता दिया है, स्टेरिक रिपल्शन, ठीक है ना। ये लो, यहाँ क्या आ गया है? इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसे कुछ कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है जहाँ अल्फा मेजर नहीं होता है, वहाँ कोई अदर फैक्टर अगर डोमिनेट कर जाता है, जैसे यहाँ स्टेरिक फैक्टर वर्क कर रहा है, तो उसकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अल्फा पे कैसे आ पाएगा? वो बीटा पर आता है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब हम ESR रिएक्शंस के एग्जाम्पल लेंगे भाई, बहुत सारे, ठीक है। आपने पढ़ रखी है, देखो 12th में सारी रिएक्शंस। ESR रिएक्शन कौन कौन सी होती है? नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, यही सब होती है ना। राइमर टीमान भी आपने पढ़ रखी है, गाटरमान अभिक्रिया पढ़ रखी है, विल्समेयर हॉक पढ़ रखी है। ये सारी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे अब, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हम ESR रिएक्शन में फर्स्ट एग्जांपल क्या ले लेते हैं? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन नाइट्रेशन में क्या होता है? NO2 ग्रुप जुड़ता है, NO2 होता है इलेक्ट्रोफाइल। रिएजेंट क्या होता है इसका? रिएजेंट किसकी रिएक्शन होती है भाई? पिरोल से। HNO3, कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4, इन दोनों की रिएक्शन होती है पिरोल से, तो हमें नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड पिरोल मिलता है। यही तो होता है, ठीक है ना। तो देखेंगे कैसे कैसे रिएक्शन होती है। देखो, ये पिरोल है, रिएजेंट क्या है? कंसनट्रेट HNO3, कंसनट्रेट H2SO4। प्रोडक्ट हमें पता है भाई कि ये जो रिएजेंट है उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है? इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है
वो होता है NO2। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इसमें? NO2, ठीक है ना। तो NO2 एक बार तो मैं अल्फ़ा पे जोड़ दूंगी, NO2 एक बार तो अल्फ़ा पे जोड़ देंगे और एक बार बीटा पे जोड़ देंगे। प्रोडक्ट तो यही बनने वाला है ना। कैसे बनेगा वो हम मैकेनिज्म से देखेंगे, पर बनने तो यही वाले हैं। और मेजर कौन सा होगा? अल्फ़ा वाला, जिसका रीजन हमें पता है क्योंकि इसमें अनुनादित संरचना ही ज़्यादा बनी थी, इसलिए मेजर कौन बनना चाहिए? अल्फ़ा वाला प्रोडक्ट मेजर बनना चाहिए। यही था ना रीज़न, ठीक है। अब देखो इसका मैकेनिज्म अगर हम इसका ऑपरेट करें तो आपको ये चीज़ वैसे आनी तो चाहिए, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, अभी हम बता देते हैं। मैकेनिज्म देखो इसका कैसे होगा। मैकेनिज्म जब हम इसका मैकेनिज्म करवाएंगे तो क्या होगा, देखो मैकेनिज्म क्या होगा। सबसे पहले तो HNO3 और H2SO4 रिएक्शन करेंगे, ठीक है। HNO3 होता क्या है? ये होता है HNO3। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, बना रखा था, लेकिन यहाँ एक लोन पेयर था, वो उसने इस ऑक्सीजन को दे दिया है, HNO3 बन गया। इसकी रिएक्शन आप H2SO4 से करवाओगे। H2SO4 क्या देगा? H+ देगा। H+ कौन लेगा? ये वाला ऑक्सीजन लेगा। जैसे इसने H+ लिया, क्या स्पीशीज़ बन गई है? देखो ये स्पीशीज़ आएगी क्या? यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा भाई? पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आने के बाद ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, बाहर क्या हो गया है? H2O, और हमें क्या मिल गया है? N डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहाँ चार्ज पॉजिटिव, ये मिलेगा ना। NO2 पॉजिटिव आपको इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा, जिसे क्या कहते हैं? नाइट्रोनियम आयन, ये मिलेगा। अब क्या करना है? इस नाइट्रोनियम आयन की रिएक्शन पिरोल से करवानी है। इससे नाइट्रोनियम आयन की रिएक्शन पिरोल से करवानी है, ठीक है। पिरोल से जब आप करवाएंगे तो क्या होगा? अभी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन मैंने करवाई थी, वैसे ही वापस से करवानी है। ऐसे जब आपने अल्फ़ा पर रिएक्शन करवाई, ये लो NO2 है, अब तो इलेक्ट्रोफाइल तो NO2 को लगाओ, यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा भाई? पॉजिटिव। अभी अनुनादित संरचनाएं बनाई है ना, बिल्कुल वैसे ही बनने वाली है ये, ठीक है। यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा भाई? पॉजिटिव। अनुनादित संरचनाएं आपको बनानी मैंने बता दी है, तो मैं वापस नहीं बताऊँगी, अभी तो बताई थी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊँगी। ये H यहाँ से निकलेगा और क्या दे देगा? लास्ट में तो ये मिलने वाला है भाई, बाहर क्या हो जाता है? H+। तो इलेक्ट्रोफाइल ही जुड़ा और इलेक्ट्रोफाइल ही निकल गया, हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ रहे हो ना। ऐसे ही जब आप बीटा पर रिएक्शन करवाओगे, इधर कर देते हैं, जब आप बीटा पर रिएक्शन करवाओगे, NO2+ को जब आप बीटा पर जोड़ोगे तो देखो आपके पास ये चीज़ बनेगी, यहाँ NO2, यहाँ पॉजिटिव। अनुनादित संरचनाएं बनानी आती है आपको, ठीक है। तो लास्ट में जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? यहाँ वाला H शिफ्ट हो जाएगा और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या यही मिलेगा भाई? यही मिलेगा ना प्रोडक्ट, अल्फ़ा नाइट्रोपिरोल और एक है बीटा नाइट्रोपिरोल, ये प्रोडक्ट मिलेगा ना। एक बार अल्फ़ा पे रिएक्शन हुई है और एक बार बीटा पर रिएक्शन हुई है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही आप हेलोजिनेशन भी करवाओगे, ऐसे ही सल्फोनेशन, ठीक है, जिससे नाइट्रेशन हुआ है। देखो इसके अनुनादित संरचनाएं आपको बनानी है भाई, बनानी है, मैंने नहीं बनाई,
क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, पर एग्जामिनर को ये थोड़ी कहेंगे कि हमें तो आती है इसलिए हम नहीं बनाएंगे, है ना, हमें तो बनानी पड़ेगी। तो आप अपने नोट्स में अनुनादित संरचनाएं पहले बनाओगे, फिर ये वाला स्टेप लिख लोगे, बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन थी ESR रिएक्शन में फर्स्ट नाइट्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें रिएजेंट हम क्या लेते हैं, कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4, ठीक है। इसके रिएक्शन हम करवाते हैं पिरोल से। पिरोल से जब रिएक्शन होती है तो हमें जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो नाइट्रोनियम आयन मिलता है, NO2+ मिलता है। फिर उस नाइट्रोनियम आयन की रिएक्शन हम पिरोल से जब करवाते हैं तो पिरोल के अनुनादित संरचनाओं से स्पष्ट है कि उसके अल्फा और बीटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो NO2 अल्फा पर भी जा सकता है, बीटा पर भी जा सकता है, हम दोनों पर उसको भेजते हैं। अल्फा वाला प्रोडक्ट मेजर होता है क्योंकि उसमें अनुनादित संरचनाओं की संख्या ज़्यादा होती है। ये सब चीज़ें आपको अभी अभी बताइए भाई, ठीक है ना, कर लेंगे ना अच्छे से, ठीक है। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं तक रखते हैं हम। बाकी इसके आगे जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं आगे, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, प्राइमर टिमान, बहुत सारी है, सारी हम कवर करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है।